गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 का जो पेपर हुआ था उसके डिस्कशन पर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज है इसमें ये दूसरा पेपर है। अगर आपने 2025 का एमपीपीएससी प्री का पेपर अगर नहीं देखा है, उससे संबंधित सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उसको देखिए। उसके बाद आप 2024 का जो पेपर है उसको आप देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सेट सी है और इसमें एमपीपीएससी के जो फाइनल आंसर हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिस्कशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो इसमें 2019 की जो ईयर बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं मिनरल ईयर बुक के, तो उड़ीसा में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो ये आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही नहीं है। तो अल्नीनो। अच्छा, यहाँ पर आपको चावल में कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है, जैसे कि भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका फिलीपींस के मनीला में स्थित है। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। कौन सा कथन सही नहीं है। तो अल्नीनो एक समुद्री जल धारा है जो पेरू तट पे प्रकट होती है, ये सही है। अल्नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। अल्नीनो की घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि अल्नीनो जो है वो 2 से 7 वर्ष के अनियमित अंतराल पर आता है। एक जलवायु पैटर्न है अल्नीनो और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के कारण का वर्णन करता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर होगा सी। तो इसे आप याद रखें अच्छे से कि आंसर सी रहेगा। इसमें ये प्रतिवर्ष नहीं होती है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो आप देखिए इस पैटर्न पे क्वेश्चन लगभग पीएससी हर साल पूछ रहा है। तो आपको नदियों के क्रम जो हैं भारत में स्पेशली, और पूछता है इनमें से कौन सी है। तो अब अगर इन नदियों की बात करें तो इनमें से सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नर्मदा है। आप देखें कि इसी तरीका क्वेश्चन उन्होंने 2025 में भी पूछा था और उससे पहले 2024 के एग्जाम में भी लगभग ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। फिर है कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था 2021 में। तो ये तौकते था, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर है जनगणना 2011 के अनुसार भारत निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी कम है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद पर्वत चोटियों में उनकी ऊंचाई के क्रम पर अवरोही क्रम में। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, तो इस पर अब हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नदियां और उनके उद्गम क्षेत्र। तो आप देखिए कि कावेरी, साबरमती, ताप्ती और दामोदर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कावेरी जो नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, साबरमती मेवाड़ की पहाड़ियों से, ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से और दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आपको इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है कि इसी क्वेश्चन से मिलते हुए एमपी पीएससी के जो एमपी के क्वेश्चंस हैं, जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उसका उद्गम स्थल क्या है, किस नदी में मिल जाती है, इनके किनारे कौन कौन से नगर अवस्थित हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत के कौन से दो राज्यों में देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक है। तो ये है झारखंड और उड़ीसा। ये जो राज्य हैं इनमें आंसर बी होगा आपका, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में 50% से दोनों में मिलाकर अधिक होता है। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रमुख स्थान रहा है। तो इसमें मध्य प्रदेश का प्रमुख स्थान रहा है, जिसमें लगभग 22% दालों का उत्पादन में मध्य प्रदेश है, फिर 16% में महाराष्ट्र है और 16 ही लगभग राजस्थान का होता है। 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत या नामित किया गया था। तो ये थी सुधा मूर्ति। आप अगर जानते हो तो सुधा मूर्ति जो है इंफोसिस के जो फाउंडर हैं उनकी पत्नी हैं।
और इन्हें राज्यसभा के रूप में मनोनीत किया गया था सदस्य के रूप में। पैरा कैनोइंग खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2023 में प्राची यादव को याद रखिएगा। 2023 के पैरा ओलंपिक के स्वर्ण और रजत पदक जीता और 2024 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसके लिए सही कथन क्या है? तो ये मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि की है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस इसमें सही हैं ऑप्शंस। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओम प्रकाश शर्मा जो है वो माच को बढ़ावा देने के लिए काफी फेमस है। तो आंसर हो जाएगा डी। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, तो इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे कल्याणपुडी रामकृष्ण राव। फिर 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने, तो डी गुकेश जो हैं इसके खिलाड़ी बने थे। इसके बाद लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही? तो लम्हेटा जबलपुर में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर ये है और पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर में भी ये रिपीट हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। लम्हेटा गांव जबलपुर। किसको वर्ष 2024 के भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय मानिकराव खानविलकर को 2024 में लोकपाल नियुक्त किया गया था। लोकपाल आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल की जो अवधारणा है वो ओम्बुड्समैन से आई है। केंद्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल तथा राज्यों में भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था की गई है। विश्व की पहली जैविक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। उज्जैन में ये 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। जनवरी से मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड के मध्य 5 टेस्टों की श्रृंखला में विजयी रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ने 4-1 से यहाँ पर श्रृंखला जीती थी। किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के देवास जिले में सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। यह जिला भारत की सोया राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में या फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में किया जाता है। 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा फर्स्ट स्थान है। BHEL भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से? तो फ्रांस के सहयोग। आपको ये ध्यान रखना है कि BHEL तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। और यहाँ पे ब्रिटेन की कौन सी कंपनी थी? तो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज AEI के सहयोग से स्थापित की गई थी वर्ष 2011 में। अच्छा, आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी कि इससे पहले MPPSC ने क्वेश्चन और पूछा था कि BHEL को महारत्न का दर्जा कब दिया गया। उससे पहले पूछा है BHEL को महारत्न का दर्जा के अलावा BHEL की स्थापना कब हुई थी। तो आप देखें तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उन्हीं के आसपास जाते हैं। तो अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज को याद रख लेते हैं, उसकी डिटेल पता कर लेते हैं, तो बाकी चीजें आप आराम से बना सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये भोपाल होगा आपका आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल किए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा दक्षिण पूर्वी भागों में वर्षा होती है। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में किससे वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान जो कि एक आग्नेय चट्टान है, इससे हुआ है। बांस का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश ने कब किया था? तो 1973 में मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना
लागू की गई थी और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। नेक्स्ट है विंध्यन स्कार्पलैंड के दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो ये भांडेर का पठार कहलाता है। ट्विटर के संस्थापक जैक डोरसी हैं। 2006 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसके सह संस्थापक इवान विलियम्स के साथ डोरसी और स्टोन ने एक नई कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम ओबीएस था, जो बाद में ट्विटर के रूप में स्थापित हो गया था। इमिटेशन गेम का मूल नेम क्या है, तो इमिटेशन गेम जो है इसका मूल नाम इससे संबंधित जो है वो द ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है। ये ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, तो ई गवर्नेंस में जो 4 पिलर्स माने जाते हैं उनमें है लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। तो प्यूपल याद रखिएगा अच्छे से, प्यूपल, रिसोर्सेस, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। तो लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन को शामिल किया जाता है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों को क्या कहते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट से अन्य पेशेवर्स यानी प्रोफेशनल से जुड़ते हैं। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के माध्यम से आप देखिए कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शाखा है इसमें आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की कई शाखाएं जिनमें मशीन लर्निंग भी शामिल है। तो आंसर होगा आपका मशीन लर्निंग। इंटरनेट में W3C का अर्थ है तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। W3C का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है इसका अर्थ होता है। और इसके बाद नेक्स्ट है MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। पूर्ण गति छवियों के संपीड़न के लिए एक डिजिटल वीडियो मानक है ये। MPEG का फुल फॉर्म आप अच्छे से ध्यान रखें। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कर्नल कहलाता है, आंसर बी होगा। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है तो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो ये फिशिंग और स्कैनिंग दोनों हैं, आंसर सी, बी और सी दोनों हैं इसके। कोर्टेली है, तो कोर्टेली जो है आपका एक सर्च इंजन है। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, तो पहला G20 शिखर सम्मेलन जो है वॉशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या है जिसे 2007 में संशोधित किया गया था, तो ये 25% थी, आंसर बी। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात कितना था, तो GDP में बाह्य ऋण जो था उसका अनुपात सितंबर 2023 में 18.6 था। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था, तो आंसर होगा 2%। 1.9071% जो है एग्जैक्टली था। मध्य प्रदेश में उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए है, तो मध्य प्रदेश में कृषि पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह, एमर्जी और इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए की गई थी, आंसर बी। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, तो समग्र शिक्षा अभियान जो है ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा, तो सी जो होगा इसका आंसर होगा, तो समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा के विलय से उभरा था। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 की तुलना में पर हम पाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम थी, ये एकदम सही आंसर होगा। GI टैग चिन्नौर चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो चिन्नौर चावल बालाघाट में काफी फेमस है। जिलों में अनूठे उत्पाद यानी GI टैग की बात की गई है तो मैच करना है आपको। अशोकनगर अपनी जटिल और गहन डिजाइन यानी चंदेरी साड़ी, तो अशोकनगर एक का हो जाएगा आपका थर्ड, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी।
और इसके बाद खरगोन सुंदर जो महेश्वरी साड़ियाँ हैं उनके लिए, बुरहानपुर जो है वो स्थानीय कृषि के लिए, और मंदसौर लहसुन के लिए फेमस है। नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स 2020 के सूचकांक स्कोर के आधार पर प्रदर्शन में विभिन्न श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। तो नीति आयोग द्वारा आकांक्षी श्रेणी 0, अग्रणी 65 से 99, और प्रदर्शक अचीवर और अचीवर 100, ये आपकी श्रेणी में 0 से किया गया है। तो आकांक्षी या एस्पिरेंट के लिए 0 से 49, परफॉर्मर के लिए 50 से 64, फ्रंट रनर के लिए 65 से 99 और लक्ष्य यानी अचीवर के लिए 100। ये आपका क्रम है। मोहन खेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में है? तो मोहन खेड़ा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में श्वेतांबर जैन तीर्थ स्थल है। इंपॉर्टेंट है मोहन खेड़ा, आप ध्यान रखें अच्छे से। फिर मैचिंग करना है कौन सा युग्म गलत है। तो बोरी होशंगाबाद में, गंगऊ पन्ना में, करेरा शिवपुरी में, घाटी गांव ग्वालियर में है, ना कि इंदौर में। गम्मत लोकनाट्य के सूत्रधार कहा जाता है। तो गम्मत जो है इसके सूत्रधार को कुडगरिया या कहा जाता है। शंकर राव पंडित का संबंध, शंकर राव पंडित जो है वो ख्याल गायकी से संबंधित है और ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सम्मिलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह, दौलत सिंह, वक्त अली और मुराद अली। तो देखिए मर्दन सिंह जो है वो भानपुर के थे, भानपुर के। दौलत सिंह नेमावर के। वक्त अली शाहगढ़ के राजा वक्त अली थे, इन्हीं के सेनापति बोधन दउआ कहलाते हैं। और मुराद अली जो थे वो महू से संबंधित थे। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो नर्मदा नदी का सतपथ ब्राह्मण में मिलता है सबसे पहले प्राचीनतम उल्लेख। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल में बराहमिहिर, तो बराहमिहिर जो है वो कायथा में इनकी जन्म स्थली है। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के 10पुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये अभिलेख जो है विज्ञान परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। 10पुर को पश्चिमपुर कहते हैं। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी, तो याद रखिएगा भवभूति ने 10पुर अभिलेख की रचना नहीं की है, वत्स्य भट्टी ने 10पुर अभिलेख की रचना की है। और 10पुर अभिलेख को ही हम मंदसौर अभिलेख के रूप में जानते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो मंदसौर अभिलेख है ये सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी भी देता है। कोहबर, तो कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। यशोधर्मन के सौदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो ये वासुल हैं। यशोधर्मन के समय गुहा मंदिरों के लिए कैलाशनाथ मंदिर, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं इन्हीं में है प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर। और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि जो दंती दुर्ग हैं इसी वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। तो पहले ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। किस वेद में सभा और समिति पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो अथर्व वेद में। बेसिकली अथर्व वेद में ये कहा गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इनका वर्णन किया गया है। क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो इसका आंसर है त्रिष्ठुभ मंत्र। फिर कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो निश्चित रूप से ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद के रूप में जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इन 3 वेदों को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, और जबकि जो अथर्व वेद है ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अष्टांग योग, तो अंतरंग साधना को कहा जाता है, तो धारणा कहा जाता है। अष्टांग योग का सिद्धांत महर्षि पतंजलि ने दिया था। और अंतरंग का अर्थ है आंतरिक है और 3 अंगों अर्थात अष्टांगिक योग के अंतिम 3 को संदर्भित करता है, धारणा, ध्यान और समाधि। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का जो आचार्य नियुक्त किया था वो देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। बाद में जब इनका विवाद हो जाता है, इसी के अगले साल ये क्वेश्चन फिर से पूछते हैं और ये विवाद होता है तो इन्हें ये आचार्य के पद से हटा देते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था 28 जुलाई 1921 को। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा है कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए इन्होंने कहा था कि ये आधुनिक भारत के पहले राजनयिक हैं। दुर्गेश नंदिनी
बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है, और यही बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस भाग से संबंधित है? तो ये न्याय विभाग से संबंधित है प्रतिष्ठा। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है? तो बिरहा गोंड जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है। आंसर ए होगा आपका। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो देवी अहिल्या सम्मान 1996 से स्टार्ट हुआ था, जिसको दिया जाता है। आंसर सी, मध्य प्रदेश, सॉरी, भारतीय साहित्य के जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया था पीएससी के द्वारा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो ये बिरसा मुंडा और टांटिया भील दोनों ही योजनाएं चल रही हैं। तो बी और सी इसका सही विकल्प पीएससी के द्वारा दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग का प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या, वन्या जो है वो 1980 से, तो याद रखिएगा 25 मार्च 1980 से वन्या का पब्लिकेशन किया जा रहा है। महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी? तो टंटिया भील जनजाति से संबंधित है, और इन्हें रॉबिनहुड ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, और इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी के नाम पर जो मध्य प्रदेश का स्टेशन है उसे टांटिया रेलवे स्टेशन भी नाम दिया गया था, टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित हैं, तो ये आपके भिलाला जनजाति से संबंधित हैं। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो इस क्वेश्चन को पीएससी ने कैंसिल कर दिया है। बादल भोई, तो बादल भोई जो है छिंदवाड़ा से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी है, और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर छिंदवाड़ा में संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, बादल भोई जनजातीय संग्रहालय। मांडवारा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो गोंडों के द्वारा मनाया जाता है मांडवारा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो मद्रास राज्य बनाम चंपकन दोराई केस में 1951 में इसकी घोषणा की गई थी। कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा। तो विधि आयोग तो कोई मतलब ही नहीं है जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हैं। तो यह स्टेटमेंट सरासर गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही हैं आपके। कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे संशोधन जो 279 का में परिवर्तन करना चाहते हैं, 279 का यहाँ पर जीएसटीसी है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद के रूप में है, जो कि एक फेडरल फीचर है, संघीय ढांचा। और अगर संघीय ढांचा वाले किसी भी में परिवर्तन करना है तो आपको आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है, और महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत। तो मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो पहला आंसर सही होगा। आर्टिकल 165 में हम अटॉर्नी जनरल, सॉरी, एडवोकेट जनरल की बात करते हैं। पंचायतों को दी जाने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। तो पंचायतों के लिए अनुसूची 11 है, जबकि नगर पालिकाओं के लिए अनुसूची 12 में इनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत इस 11वीं अनुसूची में 29 विषयों पर पंचायत कानून बना सकती है, जबकि 12वीं अनुसूची पर नगर पालिका 18 विषयों पर कानून बना सकती है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में? तो आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग के बारे में बताता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 88 अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। तो सुप्रीम कोर्ट जज की योग्यताएं और महान्यायवादी की योग्यताएं समान होती हैं। के.एम. मुंशी संबंधित थे, तो संविधान की प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो संघीय मंत्रिमंडल की सलाह पर, वो भी लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, तो ये डाउन सिंड्रोम होता है 21 पर ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो ऐसे लोगों में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं।
2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, तो 7 प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अन्नपूर्णा योजना इसके अंतर्गत शामिल नहीं की गई थी। फिर है किस दाल का लगातार सेवन, लेथाइरिज्म, तो खेसरी दाल जो होती है इसके सेवन से, ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है, तो खेसरी दाल के कारण लेथाइरिज्म हो जाता है। और जैसा कि हर साल इससे क्वेश्चन आता है आपके पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों से, तो ये पूछा गया जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम तो 1974 का है, जबकि वायु प्रदूषण 1981 का है। एसडीजी 2018 के अनुसार 1, 2 और 9 क्रमशः दर्शाते हैं, तो इनको आपको एसडीजी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एसडीजी 1, 2 और 9 जो हैं वो आपके 1 में गरीबी उन्मूलन है, 2 में भुखमरी है, और 9 जो है वो उद्योग और नवाचार की बुनियादी ढांचे की बात करता है। तो एसडीजी के 17 टारगेट आप बहुत अच्छे से याद रखें। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में तालाब में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु और फ्लैजेलेट के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर एज सच तो सही आंसर अपघटक है, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका आंसर अपघटक के साथ अजैविक घटक, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने उपभोक्ता और अपघटक दोनों दिया था, लेकिन आपको कवक और जीवाणु अगर आता है आंसर तो आपको आंसर करना है अपघटक। फ्लैजेलेट्स जोड़ देने के कारण इन्होंने आंसर उपभोक्ता और अपघटक दिया था। ओजोन परत को डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर हमारी यूवी रेस से रक्षा करती है। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या तो C7 होती है, यानी सर्वाइकल 7, तो गर्दन में 7 कशेरुकाएं होती हैं। मंगल ग्रह के लिए पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो ये 2013 में लॉन्च किया गया था। और 100 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे, तो ये था PSLV C-37। तो PSLV C-37 से एक साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इतने सारे उपग्रह 104 उपग्रहों को भेजा गया था। तो ये हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन 2024 के। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 2023 के पेपर को देखेंगे।